तो आज हम NIOS के लिए हिंदी का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। आदर्श प्रश्न पत्र जो कि NIOS की तरफ से ही जारी किया गया है, इसको हम डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए, नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला एग्ज़ाम जो है आपके इसके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये चेक कर लें कि कितना हमारे पास तो हमारे पास टोटल 34 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसमें सभी आपको सारे क्वेश्चन करने हैं और हर के सामने उसके नंबर लिखे होंगे। ठीक है, और जो 1 से लेकर 20 तक प्रश्न है वो बहुविकल्पी होंगे, यानी जिसको हम MCQ कहते हैं वो होंगे। और इसके लिए सबके लिए एक एक नंबर आपके दिए गए हैं। आपको एक नंबर मिलेगा जो MCQ है उसके लिए। और 21 से लेकर 25 तक जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिनको आप जो जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, 1 मार्क्स के 3 नंबर मिलेंगे। और 2 प्रश्न जो है 7 अंक के हैं और 2 प्रश्न बाकी जो है 10 अंक के होंगे। 26 से लेकर 34 तक जो है वर्णात्मक प्रश्न है, जिसके अंदर कुछ 4 नंबर के हैं, कुछ 5 के हैं। ठीक है, और कुछ 6 नंबर के भी हैं। और कुछ जो दीर्घ उत्तर हैं, यानी जितने बड़े में लिखना है, जिनको थोड़ा बड़ा करके लिखना है, वो 8 अंक के हुए। चलिए आइए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास MCQ हैं। MCQ को देखेंगे हम। तो पहला प्रश्न है कि भरत का भातृ प्रेम में सबसे अधिक दोषी मानते हैं। तो सबसे अधिक दोषी किसको मानते हैं भरत? तो इसका सबसे ज़्यादा दोषी जो है इस कहानी में, वो सब अपने भाग्य को मानते हैं। ठीक है, चलिए। भरत का भातृ प्रेम में भरत के नेत्रों का सौंदर्य बताने के लिए किसका उपनाम प्रयुक्त किया गया है? तो किसका उपनाम का प्रयोग किया गया है भरत के भातृ प्रेम में? जो भरत का भातृ प्रेम से मतलब है भाई का, भाई से प्रेम। ठीक है, यहाँ जो भरत हैं वो भगवान राम के भाई हैं। तो किसकी तरह बताया गया उनकी आंखों को? तो उनकी आंखों को कमल की तरह बताया गया है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो भरत भातृ प्रेम वाली कहानी में से ही वचन चतुराई का परिचय मिलता है। तो जो वचन वाचन है उसका चतुराई परिचय मिलता है किस में? तो ये है का, यानी कि भरत के बातचीत में। ठीक है, चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस विकल्प के में रूपक अलंकार है? तो मतलब किसके अंदर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, ये बताना है। तो आप इसमें पढ़ेंगे तो देखिए, खेलत सुखविन नाहु कभू देती, सुख सुनी मुनिवचन राम रुख पाई, पुलकित समरे संभव ढाए, मोर भागे उदय अबाहु। तो इसके अंदर जो है रूपक अलंकार का प्रयोग जो है वो ख वाले ऑप्शन के अंदर किया गया है। ठीक है, ख जो है इसके नियरेस्ट है रूपक अलंकार के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर किसी के रूप की हम प्रशंसा करते हैं, किसी के और दूसरे के तरीके से लेकर। ठीक है, तो हम किसी और के मतलब किसी की तुलना जो है हम दूसरे के हिसाब से करते हैं कुछ इस तरीके से, तो इसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। चलो, 5वां है, सूरदास के पद किस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर है क, लटट लटकिन मनु मत मधुप गगन। तो इस वाले के अंदर जो है रूपक अलंकार का उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हमें मिलता है। मीरा के पद की विशेषता नहीं है। तो मीरा के जो पद की विशेषता नहीं है वो क्या है कि भाई मीरा जो है वो प्रेम को छिपाना, उसके मुहावरे हैं, दृढ़ता है और मधुर भाव भी है, लेकिन प्रेम को छिपाना उसका विशेषता, उसकी कहानी, उसके जो पद हैं, जो उसकी कविता है उसके अंदर प्रेम को छिपाना उसकी विशेषता नहीं है। तो ख जी इज द करेक्ट आंसर। जो ख है वो सही आंसर होगा। परशुराम के उपदेश पाठ के किस पंक्ति का अभिलक्षणता है? तो परशुराम के उपदेश किस पाठ के लेकर कर रहे हैं? तो यह है 7वें का ख, यानी कि चट्टानों की छाती से दूध निकालो। ठीक, 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भेड़िए कविता में भाषागत विशेषता नहीं है। ठीक है, भाषागत में क्या विशेषता नहीं है? तो प्रतीकात्मक विशेषता। ठीक है, इसमें प्रकार में है स्वाभाविकता। ठीक है, ये भी है, और सरलता। तो इस तरह की ये तीनों चीज़ें उसके अंदर मिल रही हैं। बस जो नहीं मिल रहा है वो क्या है? तत्सम बहुलता।
ठीक है, तत्सम शब्दों की बहुलता। तो हमारा जो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो तत्सम शब्दों की बहुलता वाला होगा। ठीक है, चलिए 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ, ठीक है, ये क्या है? तो सुभद्रा चौहारी जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, जिन्होंने खूब लड़ी लड़दानी यानी लक्ष्मीबाई पर, सॉरी लक्ष्मीबाई, ठीक है, जो लक्ष्मीबाई महारानी है उनके ऊपर कविता लिखी थी। ठीक है, तो ये एक तरह का रेखा चित्र है जो उनके चरित्र को वर्णन करता है, किस प्रकार की उनकी वीरता थी, तो उनकी वीरता को दिखाता है, वीरता को बताता है। तो इसको लेकर ही बताया गया है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ के आरंभ में बात की गई है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पाठ में शुरुआत में किसकी बात की गई है? तो वो स्कूल के दिनों की बात की गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान की हंसी की विशेषता नहीं बताई गई, हंसी की विशेषता नहीं बताई गई। तो इसका ऑप्शन है साधारण, सरल, विश्वासयुक्त, संक्रमण और संक्रामक या फिर निश्चित तिरुप। तो इसका आंसर करेक्ट होगा साधारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान, हाँ ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या हैं? तो यह है परंपरा का पूरी तरह पालन करना। तो परंपराएं हैं उनका पूरी तरीके से पालन करना। ये 13 क्वेश्चन की तरफ, 13वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायरी लिखते समय आप इसकी विशेषता नहीं मानेंगे। तो किस तरह की विशेषताओं को हम नहीं मानते डायरी लिखते समय? ठीक है, भावात्मक, व्यक्तिगतता और तत्कालिक प्रक्रिया, ये बिल्कुल ये सारी चीज़ें डायरी लिखते समय होती हैं, बस औपचारिकता जो है वो नहीं होती। तो करेक्ट आंसर है औपचारिकता। अंडमान डायरी, अंडमान डायरी जो है, अंडमान डायरी के पाठ के लेखक जब सेल्यूलर जेल गया तो उसके सामने उसकी वास्तविकता सामने आ गई। तो जब वो सेल्यूलर जेल गया तो उसकी अपनी वास्तविकता थी वो सामने आ गई। तो किस तरह की वास्तविकता सामने आ गई? अंग्रेजों के सभ्य होने की। ठीक है, उसको जब सेल्यूलर जेल गया उसने देखा तो उसको पता चल गया कि जो अंग्रेज थे कितने सभ्य थे। ठीक है, वहाँ की दुर्दशा देख के। अंडमान डायरी में काला पानी का अर्थ क्या है? तो अंडमान में काला पानी का अर्थ है वह स्थान जहां से लौटने के लिए कोई उम्मीद नहीं बचती। चलो 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अंडमान डायरी के लेखक ने समझदार लोगों के लिए कहा कि वे चाय भी फूंक फूंक पर पीते हैं। आप इसकी जगह किस प्रचलित वाक्य का प्रयोग करेंगे? तो दूध भी फूंक फूंक कर पीते हैं क्या? पानी भी फूंक फूंक कर पीते हैं? हवा भी फूंक फूंक कर पीते हैं? नहीं। छाछ भी फूंक फूंक कर पीते हैं। तो चाय भी फूंक फूंक कर पीते हैं और ये छाछ भी जो है वो ये वाला ज़्यादा करेक्ट है। हमारे पास ये इसकी बात की जाती है कि छाछ भी फूंक फूंक कर पीना है, जबकि छाछ जो है वो ठंडी ही होती है, यानी कि किसी पर भरोसा भी नहीं करना। हाँ अच्छा, तो साहब फिर बिजनेस की बात हो जाए, इस कथन से क्या पता चलता है? तो इस कथन से पता चलता है कि गोपाल प्रसाद की नज़र में विवाह भी बिजनेस है। 18वां प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान पाठ के अनुसार बंधन में मुक्त से स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो मुक्ति से स्वरूप किस तरह का होना चाहिए सुभद्रा कुमारी चौहान के पाठ के अनुसार? तो यह है कि सामाजिक पारिवारिक मान्यताओं रूढ़ी से मुक्ति, अंग्रेजों के शासन से मुक्ति, तार्किकता मान्यता से मुक्ति, यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, घ, यानी कि उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हैं। औपचारिक पत्र का अंग नहीं है। तो औपचारिक पत्र का अंग क्या नहीं है? तो औपचारिक पत्र जब लिखते हैं तो उसमें हम प्रियवर का संबोधन नहीं करते। ठीक है, बाकी प्रारंभ हो सकता है, मुख्य विषय भी होते हैं और समापन भी होता है, लेकिन उसमें प्रिय लिख के नहीं संबोधित करते। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत क्या नहीं आता? यूट्यूब आता है, फेसबुक आता है, ईमेल आता है, ये सब आप क्लाउड पे डाल सकते हैं, लेकिन टाइपिंग सेटिंग को आप नहीं डालते क्लाउड में। ठीक है, नहीं डाल सकते। चलिए अब इसके बाद जो है हमारे पास प्रश्न है, इसको हमें उत्तर देना है। ठीक है, इसका हमें उत्तर देना है लिखित में, लिख के देना है, एक वाक्य में उत्तर देना है इसके।
3 नंबर का प्रश्न है। हालांकि 1-1 नंबर का एक होगा, 3 प्रश्न है तो 1-1 नंबर का एक है, लेकिन इसको हमें उत्तर लिख के देना, सही से मतलब लिख के देना अपनी कॉपी में। और इसको भी वैसे आप जब एमसीक्यू भी करेंगे तो आप एमसीक्यू का पूरा लिखिए। जैसे कि टाइपिंग सेटिंग की बात है तो ग लिखिएगा, और प्रश्न संख्या अगर ये 20 है तो प्रश्न संख्या 20 लिखिए, और देन आप पूरा लिखिए ग टाइपिंग सेट। आप केवल ग लिख देंगे तो इससे इतना अच्छा प्रभाव नहीं जाएगा, आपको पूरा लिखना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। ठीक है, तो अब हमें इसे इसके प्रश्नों का उत्तर देना है। तो इसके लिए एक मैंने मॉडल आंसर बना के रख रखा है पहले से ही, हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो अंडमान की डायरी के लेखक कौन है? ओके, इसमें ये वाला सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, अंडमान की डायरी के लेखक कौन है? तो वो डॉक्टर विवेक राय। ठीक है, तो अंडमान की डायरी जो लिखी है उन्होंने डॉक्टर विवेक राय ने लिखी है। रीढ़ की हड्डी एकांकी के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। एकांकी किस प्रकार का माध्यम है? तो ये एक श्रवण माध्यम है। ठीक है, यानी कि अभिनय और संवाद पर आधारित एक माध्यम है जिसे हम एकांकी माध्यम कह रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कुछ 22वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, ये तो यूज़ नहीं करना है। 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 22वां प्रश्न हमसे कह रहा है कि उत्तर सही या गलत में इसका जवाब देना है। ठीक है, सही या गलत में जवाब देना है। तो अनुच्छेद लेखन के अंदर केंद्रितता आवश्यक है, तो बिल्कुल सही, आवश्यक है। रिपोर्ट घटना का तथ्यपरक वर्णन नहीं होता, ये बिल्कुल गलत, जबकि रिपोर्ट जो होती है वो किसी घटना के बारे में ही लिखा जाता है। ठीक है, परिपत्र कार्यालय पत्राचार का अंग नहीं है, बिल्कुल सही। ठीक है, वो इसका अंग नहीं है। 23वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, एक बार हम प्रश्न पत्र की तरफ वापस चलते हैं, प्रश्न पत्र को देख लेते हैं। तो एक काव्यांश है, एक पूरी 23वें में एक पूरा काव्यांश लिखा है जिसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और सर्वाधिक युक्त लगने वाले विकल्प को चुनकर आपको उत्तर देना है। जो आपको सही से अच्छा लगे वो अपने विकल्प को चुनना है, यानी कि ये पूरा पढ़ना है। ठीक है, हो गई है पीर पर्वतों सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, लेकिन शर्त थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराती हुई हर लाश चलनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ते हुए आपको इसके प्रश्न के उत्तर देने हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। हो गई है पीर पर्वतों सी। ठीक है, इसके जो है हमें किस तरह का संकेत किया गया है, यानी कि व्यवस्था जो है ना वो पूरी तरीके से हमें परेशान कर चुकी है। अब उसमें बदलाव की ज़रूरत है। ठीक है, अब उसमें बदलने की ज़रूरत है। जो पीर है, यानी कि पीर का मतलब दर्द होता है, तो अब जो है हो गई है पीर पर्वतों से, मतलब बड़ी तरह प्रॉब्लम बन गई है, तो उसको सॉल्व करने की आवश्यकता है। मनुष्य की पीड़ा को किस समान मापा गया है? तो पर्वत की तरह नापा गया है। इसमें पीड़ा का अर्थ क्या है? इसमें पीड़ा का अर्थ नहीं है, तो देखेंगे। ओके, एक सेकेंड। तो इसमें पीड़ा का अर्थ नहीं है, तो क्या अन्याय, शोषण, समानता, अशिक्षा? तो इसमें पीड़ा का अर्थ ये तीनों है। ठीक है, ये वाला नहीं है ऑप्शन। ठीक है, केवल समानता, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। इसमें पीड़ा का अर्थ ये नहीं है, बाकी तीनों तो पीड़ा ही है। अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, अशिक्षा है, तो ये तो शोषण ही माना जाए, मतलब ये तो पीड़ा ही मानी जाएगी, पीर ही मानी जाएगी। ठीक है, तो इस गद्यांश की शैली है, तो इस गद्यांश की शैली किस तरह की है? ये गीत है, गज़ल है, प्रगति है, या फिर दोहा है? ठीक है, ये किस प्रकार की शैली में लिखा गया है? तो ये एक गज़ल की तरह से। इसमें दीवार का तात्पर्य नहीं है। दीवार का तात्पर्य क्या नहीं है? संगी और साथगी। हिमालय से गंगा निकलने का तात्पर्य क्या है? समाधान से है। बुनियाद का उपयुक्त अर्थ है नींव, यानी कि नींव हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए, जो इस कविता में प्रयोग किया गया। ठीक है, जो इस कविता में लाइन प्रयोग की गई, बुनियाद हिलनी चाहिए, तो वो जो है वो किसकी बात कर रहे हैं? नींव की बात कर रहे हैं। चलिए 24वें प्रश्न की तरफ चलें। तो 24वां प्रश्न क्या कह रहा है हमसे? तो गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों को उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखना है। तो दुख और सुख को मन के विकल्प हैं। दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वही है जिसका मन वश में है। दुखी वह है जिसका मन परवश है।
परवश होने का अर्थ है खुशमिदा करना, दांत निचोड़ना, चटुकारिता करना, हाँ हुजूरी करना। जिसका मन अपने वश में नहीं है वही दूसरों के मन का छिदावंतरा करता है। अपने को छिपाने के लिए मिथ्या आडंबर रचता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटज के लिए मिथ्याचार की मुक्ति है, वह वशी है, वह वैरागी है। राजा जनक की तरह संसार में रहकर संपूर्ण भोगों को भोग कर भी उससे मुक्त है। जनक की ही भांति वह घोषणा करता है कि मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूँ, उसे वश में कर सका हूँ। कुटज अपने मन की सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होने देता। मनसवी मित्र तुम धन्य हो। ठीक है, तो ये आपको लिख दिया गया है, इसको पढ़ के आपके फिर नीचे जो प्रश्न उत्तर जो इसके उत्तर दिए हुए हैं इसको बताना है। ठीक है, चलिए एक बार हम प्रश्न पढ़ लेते हैं फिर। अच्छा, दुष्यंत कुमार तो नहीं है, ऊपर जो भी हमने पीर पर्वत वाली थी उसको वो दुष्यंत कुमार की गज़ल थी। चलिए अभी हम इसके 24वें प्रश्न के उत्तर की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो गद्यांश का लेखक जो भी हमने गद्यांश पढ़ा इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, परवश होने का मतलब क्या है? स्वाभिमानी होना, अपने ही वश में रहना। तो गद्यांश के पाठ का नाम क्या है? कुटज। तो मिथ्या से क्या मतलब है? तो मिथ्या का मतलब है झूठ। इस अंश में जनक की विशेषता के कारण उदाहरण दिया गया है जो कि मन को जीत सकता है। तो राजा जनक जो थे, ठीक है, जो कि पिता थे माता सीता के, वो क्या थे? वो उन्होंने अपने मन को जीत रखा था, तो इसीलिए उन्हें मन को जीतने वाला कहते हैं। आडंबर का सही अर्थ क्या है? आडंबर का अर्थ है दिखावा करना। मन के किस पक्ष को उभारा गया है? तो मन जो है सुख और दुख के विकल्प को रूप में दिखाया गया है मन को। ठीक है, जो मन है उसको दिखाया गया है सुख और दुख के रूप में। तो अब नेक्स्ट 25वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 25th क्वेश्चन। तो 25वां प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अभी हमारे पास व्याकरण संबंधी कुछ प्रश्न आएंगे। 25वां प्रश्न है जो कि 1 नंबर का 1 होगा और उसके हमें उत्तर बताने हैं। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा चिपक गया, ठीक है कोई नहीं, हम इसे सॉल्व करते हैं। 25th है, ये व्याकरण संबंधी प्रश्न है। तो विलोम शब्द है विकास और विदेशी। तो विकास का विलोम हो जाएगा हास, हास यानी कि कम होना, और विदेशी का हो जाएगा स्वदेशी। ठीक है, विदेशी का हो जाएगा स्वदेशी। तो आपको इसमें 1 नंबर मिल जाएगा आराम से। उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर अलग अलग करना। तो तीव्रता और सुदृढ़, तो तीव्र जमा ता, तीव्रता। ठीक है, तो ये क्या है? प्रत्यय हो गया। प्रत्यय जो है हमेशा किसी शब्द के पीछे लगाते हैं, जैसे तीव्र, तीव्र मतलब तेज प्लस ता, तो तीव्रता। ठीक है, जब पीछे कुछ जोड़ के उसको कोई नया शब्द बना देते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रत्यय। उपसर्ग यानी कि जो किसी हम शब्द को आगे जोड़ते हैं और फिर उसके बाद एक नया शब्द बनता है तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। सुदृढ़, ठीक है, तो उसे हम सुदृढ़ कहते हैं। हाँ, विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। विराम चिन्ह लगाना है, कर लिखना है। हाय डर के मारे मेरे प्राण पखेरु उड़ गए। हाय डर के मारे मेरे प्राण पखेरु उड़ गए, यानी कि हाय जो है इसके साथ हमें एक्सक्लेमेशन मार्क यानी चौंकने वाला मार्क लगाना था। ठीक है, 1 मिनट में ऐसे लगाता हूँ, ये चौंकने वाला मार्क, कुछ इस तरीके का चौंकने वाला मार्क लगाना था। ठीक है, जब चौंकने के लिए यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, जैसे इसमें लगाया गया आंसर के अंदर। ठीक है, इतना ही करना था बस, आपको 1 नंबर मिल जाता, मिल जाएगा। ठीक है, वाक्य शुद्ध करके लिखिए। तो वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। शुक्रवार को साइकिल रैली का समापन पोरबंदर में हुआ। तो शुक्रवार को क्या हुआ कि साइकिल रैली का समापन कहाँ पे हुआ है? पोरबंदर में हुआ। तो इस वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। तो शुक्रवार की साइकिल रैली का समापन पोरबंदर में हुआ। ठीक है, तो शुक्रवार की रैली यानी कि यहाँ पे शुक्रवार को नहीं आना चाहिए था, शुक्रवार की रैली में आना चाहिए था। जो शुक्रवार को रैली की गई थी इसका समापन जो है वो पोरबंदर में हुआ था। रामू को काट कर फल खिला दो। तो फल काट कर, देखो इसमें बड़ी मिस्टेक है, रामू को काट कर फल खिला दो, नहीं, जबकि फल को काट कर रामू को खिला दो। ठीक है, ये करेक्ट है। संयुक्त वाक्य बताइए। तो संयुक्त वाक्य बनाना है हमें। हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है कि जो ऊपर कोई ना वाक्य जो हमें दिया हो पहले से, वो पहले से ही भी सही हो। ठीक है, ये भी करेक्ट हो सकता है। संयुक्त वाक्य बनाइए। तो
तो एक रात की बात है, मेरे घर चोर आए, बाहर खड़ी साइकिल चुरा कर ले गए। और हाँ ठीक है, तो ये आंसर था, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रश्न था हमारा, और फिर इसके बाद यहाँ से ये आंसर है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि एक रात की बात है, मेरे घर चोर आए और बाहर साइकिल खड़ी चुरा कर ले गए। ठीक है, इसमें और लगा के हम इसको जोड़ रहे हैं और यहाँ पे की लगा के जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये संयुक्त वाक्य बनाने के तरीके हैं, और की लगाते हैं। छठा प्रश्न, शुद्ध रूप में लिखिए। तो श्रीमती और रुपया, तो श्रीमती में छोटी की मात्रा नहीं बल्कि बड़ी की मात्रा आती है। ठीक है, और रुपया नहीं होता, रुपया होता है, आधार लगता है, ये ऊ की मात्रा नहीं होती और रा की होती है। ठीक है, भाववाच्य के में बदलिए, मैं चल नहीं सकता। ठीक है, तो इसको भाववाच्य में बदलना है, मुझे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, इसका आंसर ये हो जाएगा भाववाचक में। संधि विच्छेद कीजिए, यानी कि दोनों को अलग अलग करना है। तो जन्मोत्सव का तो हो जाएगा जन्म प्लस उत्सव, है ना, जन्म प्लस उत्सव। स्वाधीनता का हो जाएगा स्व प्लस धीनता, यानी कि अपने अधीन रहना, स्वाधीनता। विग्रह पूर्वक समास का नाम लिखिए। तो विग्रह पूर्वक समास का नाम लिखना है, देशभक्ति, रात दिन, देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, यानी कि तमस पुरुष समास, रात और दिन यानी कि द्वंद्वात्मक समास। तो हमें इसमें लिखना है कि भाई विग्रह पूर्व समास का बारे में लिख देना है कि देशभक्ति। तो देशभक्ति किस प्रकार का है, देश के लिए भक्ति करना है, तमस पुरुष है, और रात दिन यानी कि द्वंद्वात्मक समास है, यानी कि दोनों अपोजिट वर्ड एक साथ होते हैं तो उसे हम द्वंद्वात्मक समास कहते हैं। वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है, वर्णात्मक प्रश्न के बारे में लिखना है। तो 26वां प्रश्न लिखते हैं, काव्यांश और किस्सा प्रसंग व्याख्या करनी है, यानी कि प्रसंग के साथ व्याख्या कर देनी है। तो हाँ ये रहा। तो काहू के चित न में न अहीर, तो होली के अवसर पर एक गोपी ने अपनी सखी के प्रेम भाव प्रकट करना, गोपी के बहुत प्रयास किया पर गुलाल अबीर तो घुल गया, लेकिन कृष्ण का प्रतिबिंब प्रेम आँखों से नहीं निकला, यानी कि कृष्ण प्रेम की धारा वाली कविता है। चलिए इसमें एक बार हम पढ़ते हैं इसको। तो ये एक कविता है कृष्ण भक्ति वाली, ठीक है। इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है, यानी कि आपको इसका यूज़ करते हुए एक कुछ शब्दों के अंदर, यानी एक बड़े शब्दों के अंदर इन सबको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कुछ शब्दों के अंदर आपको एक्सप्लेन करना होगा। इसके अंदर 4 नंबर का है ये, तो तकरीबन आपको 8 लाइनें लिखनी होंगी इसके अंदर, ठीक है। 4 नंबर आपको मिलेगा तो 8 से 10 लाइनें आप इसे लिखिएगा कि इसमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो पहले वाले में तो ये बताया जा रहा है कि जो होली खेली गई है उसमें जो कृष्ण का है ना, वो गुलाल वलाल तो उतर गया, पर कृष्ण के लिए जो है उनकी आंखों से उसके लिए प्रेम जो है वो नहीं जा रहा गोपियों के। तो अथवा में दूसरा है, अनामिका की कविता से लिया गया है ये। इसके अंदर नक्शेदार कुर्सी की जान पहचान की बात की गई है। आधुनिक जीवन में मानवीय संबंधों के घटते दायरों पर चिंता व्यक्त की गई है, ठीक है। आधुनिक समय में जो है इंसान का जो है मानवीय संबंध जो है वो घटते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार के टूटने का दुख है, और अब सुख दुख में कोई इकट्ठा भी नहीं होता, केवल पहचान वाले एल्बम तक सीमित रह गई है। तो अब जो लोगों की पहचान है ना, वो सिर्फ कहाँ तक सीमित रह गई है, एल्बम तक। अब कोई किसी के साथ किसी के सुख और दुख में शामिल होने नहीं आता। अब हमें क्या करना है, 50 से 60 शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है। और किन्हीं 2 ही प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, ये ध्यान रखिएगा। आप सबसे पहले प्रश्न पढ़िए क्वेश्चन पेपर के अंदर जो ऊपर लिखा हुआ है। आपको आंख बंद करके सारे प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं होती। तो पहला क, तो पठित दोहे के आधार पर बिहारी की किन्हीं 3 भाषागत विशेषताओं की टिप्पणी कीजिए। तो गागर में सागर भरना, कम शब्दों में गहरी और विस्तृत बात कह देना है, ठीक है। ब्रिज भाषा का प्रयोग, उनकी भाषा प्रमुख रूप से ब्रिज भाषा की थी, तो ब्रिज भाषा का प्रयोग करते थे जो मधुर और ललित हैं, ठीक है। उन्मुक्त शैली के समवयक, और दोहे मुक्त शैली की थी उनकी, जिनमें श्रृंगार, नीति और भक्ति का सुंदर समन्वय मिलता था, ठीक है। अगला है कि संयुक्त परिवार
कविता का मूल संदेश लिखिए। तो संयुक्त कविता का मूल संदेश यह है कि हमें संयुक्त परिवार के महत्व को समझना चाहिए और हमें बिखरने से और संयुक्त परिवार को बिखरने से बचाना चाहिए। आधुनिक जीवन शैली में बदलाव में रिश्तों में गर्माहट को खोना नहीं चाहिए और परिवार के भावनात्मक लगाव व मेलजोल को बनाए रखना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें संयुक्त परिवार की जो कविता है वो बताती है। और ग है कि नक्शे कविता में पर्यावरण के प्रति चिंता, किस प्रकार की चिंता व्यक्त की गई है। तो इस कविता के अंदर यानी कि नक्शे कविता के अंदर ये चिंता व्यक्त की गई है, नक्शे कविता में ये चिंता व्यक्त की गई है कि विकास की आंधी और दौड़ में प्रकृति का विनाश हो रहा है। यानी कि जो विकास हम तेजी से करे जा रहे हैं अंधी दौड़ के अंदर, इससे क्या हो रहा है, प्रकृति का विनाश हो रहा है। नदियाँ, पहाड़, जंगल अब सब कागज के नक्शे पर सिमट कर रह गए हैं, जबकि जमीन पर उनकी जगह कंक्रीट के जंगल आ गए हैं। ठीक है, जमीन पर जो है वो सिर्फ कंक्रीट यानी कि सीमेंट के जंगल हैं, सीमेंट के जंगल है। और जो नदियाँ, पहाड़ वगैरह हैं, ये सब सिर्फ कागज के नक्शों में देखने को मिल रहे हैं। हाँ, ठीक है, अभी हमें 28वें प्रश्न की तरफ चलेंगे, काव्यांश पर आधारित प्रश्न। तो 28वां प्रश्न एक बार हम प्रश्न पत्र से पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित काव्यांश में ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर बताना है, फिर इसके उत्तर देने हैं। तो ये कुछ प्रश्न, ये पूरा एक काव्यात्मक काव्य है, इसको हमें पढ़ना है और फिर इसका उत्तर देना है। तुम्हारी यह मंदुद दंत मुरित मुस्कान मृतक में डाल देगी जान, धूमिल धुरस्त तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्रण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लगे पेड़ सेक फाली के फूल, बांस था कि बबूल तुम मुझसे हुए मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष थक गए हो आँख लू में फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यही तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंत मुरित मुस्कान। ठीक है, तो इसके कुछ प्रश्न हैं और इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अपने जो आंसर की था। ठीक है, आंसर जो बनाया हमने उसको। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि भाई जलजात कहाँ खिलता है, कविता में कहाँ खिल रहा है। तो जलजात जो है वो कमल को कह रहे हैं और तालाब में खिलता है। यह कवि को शिशु की सुंदरता के कारण उसकी झोपड़ी में खिला हुआ प्रतीत हो रहा है। सही, तो जो कवि है उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी झोपड़ी में फूल खिला है, क्योंकि वो उस सुंदर बच्चे की सुंदरता की तुलना जो है वो कमल से कर रहा है। सेकंड है कि कविता में आँख फेर लेने के लिए क्यों कहा गया है। तो कवि जो है शिशु को लगातार देखने से थकने से बचाने के लिए और पिता के रूप में प्रेमवश अपनी आंखें दूसरी ओर फेर लेने की बात करता है। ठीक है, ताकि शिशु जो है वो जल्द थक ना जाए। मृतक में भी डाल देगी जान का आशय स्पष्ट कीजिए, इसका क्या आशय है। तो इसका आशय यह है कि शिशु की दंतु रहित मुस्कान यानी कि बिना दांतों की मुस्कान इतनी आकर्षक है और जीवंत है कि वह किसी निराशावादी हताश व्यक्ति जो कि बिल्कुल मृतक के समान है के मन में भी नई आशा और ऊर्जा भर सकती है। ठीक है, चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो किसी शिशु के मुस्कान का आप किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो किसी भी शिशु का जो है ना, आप अपनी तरफ से भी इसको जोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी बच्चे के ऊपर हर किसी भी व्यक्ति का जो है अलग अलग तरीके से प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, कोई इसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो सकता है, कोई केवल खुश हो सकता है। ठीक है, और कोई किसी को ज़्यादा बहुत अत्यधिक अच्छा लग सकता है, जैसे कवि को बहुत अच्छा लगा और उसने कविता लिख दी। और आजकल तो लोग सेल्फी फोटो वगैरह भी खींचने लगते हैं। आपने जीवन की किसी घटना का उल्लेख कीजिए जब किसी दृश्य को देखकर आप स्फूर्ति से संचार हो गया होगा। ठीक है, तो आपको अपनी कोई घटना बतानी है जिससे को देखकर आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए होंगे। ठीक है, चलिए 29वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 29वां क्वेश्चन जो है इसकी हमें व्याख्या करनी है।
इसको पूरा पढ़ना है और देन इसको आपको पढ़ के 4 नंबर का है तो कम से कम आपसे 8-10 लाइन की अपेक्षा की जा रही है कि आप इसको समझाते हुए 10 लाइन लिखेंगे। हमने तुम्हें वंचित नहीं किया, तुमने अपने आप को वंचित किया। तुम्हारी थकान ने, तुम्हारी उम्र ने, तुम्हारी चेतना दुर्लभ ने, तुम्हारी शक्तिहीनता ने तुम्हें वंचित किया। हम तो तुम्हें पूज रहे हैं और तुम देवता होकर पत्थर मारते हो। ठीक है, एक ये गद्यांश है जिसको आपको एक्सप्लेन करना है अपनी भाषा में और अपने शब्दों में इसको एक्सप्लेन करते हुए आपको लिखना है। ठीक है, और अथवा में जो दे रखा है, जो समझता है कि वह दूसरों का उपकार कर रहा है वह अबोध है, जो समझा है कि दूसरे उसका उपकार कर रहे हैं वह बुद्धिहीन है। कौन किसका उपकार करता है, कौन किसका उपकार कर रहा है? मनुष्य जी रहा है, केवल जी ही रहा है, अपनी इच्छा से नहीं, इतिहास विधाता की योजना के अनुसार। ठीक है, तो आपको ये दोनों पढ़ना है और इस दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम एक आंसर, जो हमने आंसर लिखा है इसको भी देखते हैं। तो अभी हमने उपकार के बारे में पढ़ा था। अच्छा, पहला विकल्प जो है वो नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो पहला विकल्प जो पढ़ा था कि मैं क्यों पत्थर मारते हो। ठीक है, लेखक कहता है कि मनुष्य के जीवन में विचारिता का दोष दूसरों पर नहीं डालना चाहिए। यदि आप थके या दुखी हैं तो यह आपकी अपनी शक्तिहीनता और चेतना की दुर्लभता का परिणाम है और हमें दूसरों के ऊपर सारा दोष नहीं डाल देना चाहिए। तो इन वाक्यों के साथ आप हेल्प करके, अब इससे लेकर हेल्प लेकर और आप जो है कम से कम इससे 8 से 10 लाइनें अपनी भाषा के अंदर इसे लिख सकते हैं। और दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है, दूसरा जो विकल्प दिया गया है वो भी बड़ा मज़ेदार है। तो उसमें उपकार के अभिमान में जीना की बात की गई है कि यहाँ उपकार और अपकार के अहंकार के निरर्थक को बताया गया है कि जो उपकार करता है वह अज्ञानी है और जो उपकार मानता है वह बुद्धिहीन है। मनुष्य केवल इतिहास विधाता, यानी कि जो इतिहास में लिखा गया है उसी की तरह से एक्ट करते जा रहा है। ठीक है, सब कुछ जो है वो भगवान के द्वारा जो है वो निर्धारित है। तो इतिहास विधाता की योजना के अनुसार ही के अनुसार ही जी रहा है। तो मनुष्य जो है वो किसके अनुसार जी रहा है? इतिहास विधाता, यानी भगवान के अकॉर्डिंग ही जी रहा है जीवन अपना। 30वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 30वें प्रश्न के अंदर किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न जो है, चीज की दावत की कहानी में मध्यम वर्गीय मानसिकता की अभिव्यक्ति किस प्रकार हुई है। और ख यानी कि दूसरा प्रश्न जो है वो बताता है, कुटज पाठक में लेखक स्वार्थ के लिए जीना या षड्यंत्र किस प्रकार करता है। और ग पीढ़ियां और गिट्टियां पाठ में अबोध्य और शारीरिक स्थिति इच्छाओं को लेकर किस प्रकार का व्यंग किया गया है। पीढ़ियां और गिट्टियां, तो इसमें आपको बताना, इसके अंदर आपको 50 से 60 शब्दों में इसके उत्तर लिखने हैं। ठीक है, 50 से 60 शब्दों के अंदर आपको इसके उत्तर लिखने पड़ेंगे। तो चीफ की दावत की कहानी एक मध्यम वर्गीय मानसिकता की अभिव्यक्ति है, जिसके अंदर मध्यम वर्गीय जीवन जो है सामाजिक प्रतिष्ठा और स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कहानी में बेटा अपनी माँ को चीफ से छिपाता है और पार्टी के लिए उसे अवांछित काम कराता है, जो बुजुर्गों के प्रति अपेक्षा और दिखावे की मानसिकता को दर्शाता है। ये दिखाता है कि किस प्रकार से हम बुजुर्गों की जो है उपेक्षा कर रहे हैं और बुजुर्गों को हम मेन लाइन में अपने साथ शामिल नहीं करते, उनसे हम अलग रहने की कोशिश करते हैं, उनको हम काटते हैं, उनके अपने जीवन से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। और अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो कुछ भी करते हैं। कुटज पाठ के लेखक का स्वार्थ के जीने का खंडन किस प्रकार करता है। लेखक कुटज के माध्यम से संदेश देता है कि व्यक्ति को मनवांसी, स्वावलंबी और स्वाधीन यानी अपने अधीन ही होना चाहिए। कुटज विपरीत परिस्थितियों में भी किसी से कुछ मांगता नहीं और न ही किसी की खुशामद करता है। इस प्रकार वह स्वार्थ और चापलूसी के जीवन का खंडन करता है। ठीक है, कुटज क्या करता है कि भाई आपको स्वार्थी जीवन की ओर से बचाता है। पीढ़ियां और गिट्टियां पाठ में वृद्धियों की शारीरिक स्थिति और इच्छाओं को लेकर व्यंग है। पाठ में वृद्धियों की शारीरिक दुर्लभता, मतलब जो बूढ़े हो जाते हैं फिर उनके अंदर शारीरिक दुर्लभता आ जाती है और उनकी लाचारी पर व्यंग किया गया है। वे थक चुके हैं और कोई काम नहीं कर सकते, फिर भी वह जीने के लिए तीव्र इच्छा में गिट्टियां तोड़ने के प्रतीक के रूप में व्यक्त करते हैं और यह उपेक्षित है कि वह उन पर व्यंग है। ठीक है, तो ये उन पर एक व्यंग किया जा रहा है। अब है 31 यानी 31वां प्रश्न।
तो 31वां प्रश्न का आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं और इन प्रश्नों को आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो आइए हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि समय कम है। तो बड़ा बनने के लिए हमें बड़ा दिखने में बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि प्रत्येक काम में बड़ेपन के चिन्ह ढूंढने पड़ते हैं। अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देना होता है। दुनिया में ज्ञान का बोलबाला है, उसमें हमारे कोलाहल की केंद्रीय भूमिका है। आइंस्टाइन ने एक बार साक्षात्कार देते हुए कहा था कि हमारी जिज्ञासा ही हमारे अस्तित्व का आधार है। जिज्ञासा और उससे समाधान की आदत के बिना हमारा जीवन गति और रस से विहीन होगा। इस प्रकार से गुजरकर ही दुनिया में अनेक क्षेत्र में ऐसी नई ऊर्जा सामने आ रही है। जब हम कहते हैं कि क्यों है, तो क्यों ऐसा क्या है, तब हमारे अंदर एक स्वनायु तंत्र और प्राणत्व तंत्र और संकल्प का एक नई गति और उत्साह के साथ विनियमित यात्रा करने लगते हैं। हमें इस दुनिया की इतनी आदत पड़ चुकी है कि लीक से हटकर सोचना ही नहीं चाहते। तो हमारी वो दुनिया की इतनी आदत पड़ गई है कि हम लीक से हटकर सोचना नहीं चाहते। न भिन्नता न नवीनता, यह कैसा जीवन है जिसमें कोई कौतूहल नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। इस जगत में हमारी स्थिति एक कीटाणु या विषाणु की तरह है जो हमें अपनी सुखमय व्यवस्था में पड़े हैं। लेकिन जो स्वतंत्र हैं वे हृदय की आवाज़ सुनते हैं। जो बड़ा होना चाहते हैं वे इस दुनिया में प्रत्येक घटना और वस्तुस्थिति पर अपना आश्चर्य प्रकट करते हैं। लीक से हटकर सोचने का कार्य करने की कोशिश ही बड़ा बनाती है। जिज्ञासु मन बुद्धि ही दर्शन और विज्ञान की दुनिया बनाते हैं। यानी कि जिसके पास जिज्ञासा होगी वही आगे जाएगा और विज्ञान जो है उसी पर टिका है, जिज्ञासा को लेकर ही। ठीक है, तो आइए इसके प्रश्न को देखते हैं और फिर इसके प्रश्न के उत्तर की तरफ चलते हैं। तो बड़ा बनने के लिए हमें दिखने में बड़ा काम करने की जरूरत नहीं होती। तो गद्यांश में किन दो परिस्थितियों की तुलना की गई है? तो पहली परिस्थिति उन लोगों की है जो लीक से हटकर सोचना ही नहीं चाहते। ठीक है, जो लीक से हटकर सोचना नहीं चाहते और एक कीटाणु की तरह सुखमयी अवस्था में पड़े रहते हैं। दूसरी स्थिति उन लोगों की है जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के और स्वतंत्र और बड़ा बनने की इच्छा रखने वाले लोग हैं। तो दूसरी प्रवृत्ति जो है इस तरह की है। ठीक है, जो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहते हैं और कुछ अलग और बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा करने की इच्छा भी रखते हैं, इच्छा रखने वाले। ठीक है, और दूसरा प्रश्न, ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो दूसरा प्रश्न, बड़ा बनने की वास्तविकता आधार की विशेषताएं क्या है? तो प्रत्येक काम में बड़प्पन का चिन्ह ढूंढना। ठीक है, हर काम के अंदर एक बड़प्पन के चिन्ह ढूंढना, बड़प्पन की अपनी जिज्ञासा प्रवृत्ति को बढ़ावा देना, लीक से हटकर सोचना और दुनिया के हर घटना पर आश्चर्य प्रकट करना। तो दुनिया के अंदर जो भी हो रहा है वो एक आश्चर्यजनक घटना है, इस तरह की बातों को सोचना। तो किसके बिना, तीसरा प्रश्न है कि किसके बिना जीवन में गति और इससे गति विहीनता हो जाती है? ये तो नीचे है, 1 सेकेंड। हाँ, तो किसके बिना जीवन में गति और इससे गति विहीनता हो जाती है? तो जिज्ञासा के बिना। ठीक है, जब किसी आदमी में जिज्ञासा नहीं होगी तो उसके बिना जो है उसके समाधान की आदत पड़ जाती है। बिना जिज्ञासा के तो उसका समाधान भी वो नहीं खोजता जब उसमें जिज्ञासा नहीं होती। तो चौथा, हमें किस तरह की दुनिया की आदत पड़ चुकी है? कि हमें किस तरह की दुनिया की आदत पड़ चुकी है? हमें ऐसी दुनिया की आदत पड़ चुकी है जहां हम लीक से हटकर सोचना नहीं चाहते और ना भिन्नता और नवीनता चाहते हैं। तो हम ना ही लीक से हटकर सोचना चाहते हैं, ना ही हम कुछ अलग चाहते हैं और ना ही हम कुछ नया चाहते हैं। तो हमें पुरानी चीज़ों की आदत पड़ गई है, हम आराम से उसी में पड़े रहना चाहते हैं। अपने जीवन में कोई उदाहरण दीजिए जब आप लीक से हटकर सोचने के लिए से लाभ हुआ हो। तो इसको आपके अपने अकॉर्डिंगली इसको बना के लिख देना है कि आपने जीवन में कभी लीक से हटकर सोचा हो और फिर उससे आपको फ़ायदा हुआ हो, यानी कि लाभ हुआ हो। तो आपके पास कोई ऐसे एग्जाम्पल होंगे, आप उसको अपनी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने अपनी आप ही यात्रा की हो। ठीक है, अपने किसी चीज़ को छोड़कर, मतलब बाकी चीज़ों को छोड़कर बाकी चीज़ों को छोड़कर अपने घर से निकलकर आपने अकेले ही कोई यात्रा की हो, उसका वर्णन आप आराम से लिख सकते हैं। तो हमें कुछ टिप्पणियां भी लिखनी है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए। मंत्रालय में उप सचिव का एक पत्र मिला
जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ क्रियाकलापों की जानकारी मांगी गई। इसके बारे में जानकारी देते हुए अपने उच्च अधिकारी को एक टिप्पणी लिखनी है। एक कर्मचारी ने अपनी पदोन्नति के लिए आवेदन किया है, उसके पदोन्नति का उत्तर देने के लिए एक पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। चलिए करते हैं। तो सबसे पहला है कि भाई राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति पर उच्च अधिकारी की टिप्पणी की गई है, तो इसका प्रारूप कैसा होगा? सबसे पहले टिप्पणी पे उसके ऊपर नाम लिखेंगे, फाइल का नाम जो होगा, ठीक है, जो कि फाइल का नाम होगा उसका हम उसको लिखेंगे। सबसे पहले फाइल का नाम, दिनांक, अधिकारी का नाम, विषय जो है वो लिखेंगे। फिर विषय वस्तु क्या है उसकी, मंत्रालय के उपसचिव से प्राप्त पत्र का उल्लेख करेंगे। पत्र में मांगी गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसके क्रियाकलापों की जानकारी इकट्ठा करेंगे, जैसे पाठ्यक्रम, शिक्षण, प्रशिक्षण, कार्यशाला की संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत करना। और समापन की लास्ट में क्या लिखेंगे, उच्च अधिकारी की आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुमोदन कर देंगे। ठीक है कि भाई अगर कोई दिक्कत है तो उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करें। तो कर्मचारी की पदोन्नति के लिए पत्र लिखना है। तो कर्मचारी की पदोन्नति के लिए पत्र, यानी कि पदोन्नति मतलब प्रमोशन के लिए आवेदन का उत्तर देना है। तो सबसे पहले वही कार्यालय का नाम लिखेंगे, सबसे ऊपर किसी भी जगह पर अपने कार्यालय का नाम ऊपर आएगा। फिर उसके बाद डेट और कौन लिख रहा है, किसको प्राप्त होना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। फिर कर्मचारी का नाम और उसका आवेदन जो भी दिया है उसने किस भी जो लिखा है किस दिनांक का आवेदन आपका प्राप्त हुआ। तो इस विषय वस्तु में कर्मचारी के आवेदन की प्रति की पुष्टि करना है। और समापन, तो अधिकारी को यह जानकारी देनी है कि उसके आवेदन पर नियमानुसार या फिर नियम शीघ्र ही विचार किया जा रहा है और उचित निर्णय की सूचना उन्हें दे दी जाएगी। जो भी वो निर्णय होगा उस हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। कुछ इस तरीके का लिखना है, ठीक है। तो 34वां प्रश्न है कि आपको एक मिनट, इसमें आंसर नहीं है, 34वां, ठीक है। 33वां प्रश्न भी है, 33-34, इसके दो आंसर में रह जाएगा होंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सामान्य व्यवहार में हिंदी भी एक प्रयुक्त क्षेत्र है, कथन के पक्ष में उदाहरण देते हुए लिखिए। तो हिंदी जो है एक सामान्य प्रयुक्त क्षेत्र है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि बाजार की भाषा जो भारत के अंदर है वो हिंदी ही है। तो जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं उनको भी अपना प्रचार जो है हिंदी में ही कराना पड़ता है, ठीक है। और जो हिंदी है वो सामान्य व्यवहार की भाषा है। तो हिंदी जो है कई बोलियों के तरह में समझी जाती है कि लोग बोलते कुछ है, मतलब बोलने की उनकी भाषा कुछ और होती है, परंतु वहाँ पर हिंदी आसानी से समझी जा सकती है। तो ये दर्शाता है कि हिंदी जो है एक व्यवहारिक भाषा है और हिंदी का प्रयोग जो है व्यवहार में किया जा सकता है। वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में प्रयुक्त की जाने वाली हिंदी की किन्हीं 3 विशेषताओं का संशोधन उल्लेख कीजिए। तो वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में जो प्रयोग की जाने सत्यनिष्ठ हिंदी, यानी कि बिल्कुल शुद्ध हिंदी होती है, वो थोड़ी मुश्किल होती है, परंतु जो हमें मिला जुला रूप होता है हिंदी का वो काफ़ी अच्छा होता है और इससे बाजार भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक अच्छा जरिया होता है दुकानों को कि भाई वो जो है मिला जुला भाषा का रूप अपनाएं, ठीक है, यानी हिंदुस्तानी जो भाषा है उसकी तरह का रूप अपनाते हैं। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 80 से 100 शब्दों में देना है कि जनसंचार माध्यम यानी कि मास कम्युनिकेशन आम नागरिकों और सरकार के बीच किस प्रकार सेतु का काम करता है या फिर कर सकते हैं। उदाहरण सहित लिखिए। तो जनसंचार के जो माध्यम होते हैं वो क्या कर सकते हैं कि भाई आपको सरकार के उससे जोड़ सकते हैं, यानी कि सरकार अगर कुछ बोलना चाह रही है, ठीक है, तो समाचार पत्र के माध्यम से ही होगा। अगर जनता भी समाचार पत्र के माध्यम से उसे पढ़े और अपनी बात को रखे तो वो भी समाचार पत्र जो है एक बहुत बड़ा माध्यम होता है जनता को और सरकार को जोड़ने का। जनसंचार भी वही है कि जनसंचार के अंदर क्या होता है कि मास कम्युनिकेशन की बात की जाती है इसके अंदर। और इसमें क्या होता है कि आप जो टेलीविज़न का जो दौर है, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, मीडिया, ये सारी चीज़ें जो हैं जिससे हम एक बार में बड़े क्षेत्र को, बड़े लोगों को, बड़ी समाज को जो है अपनी बात को पहुंचा देते हैं। ई पेपर की उपयोगिता पर टिप्पणी लिखिए और इसमें समाचार लेखन प्रस्तुत कीजिए। तो देखो ई पेपर जो है आज के ज़माने का सच है, क्योंकि आजकल जो है डिजिटल युग है। तो डिजिटल युग के अंदर क्या है कि चीज़ें जो है ना वो सारी डिजिटलाइज हो गई हैं। तो समाचार पत्र जो पढ़ना वो भी अब डिजिटल फॉर्मेट में हो गया है, लोग उसे डिजिटल फॉर्मेट में ही पढ़ना चाहते हैं। इसके कई सुविधाजनक चीज़ें भी हैं, जैसे कि ये आसानी से उपलब्ध हो जाता है
और दूसरा बहुत तेज़ी से उपलब्ध होता है, और ये मौसम के किसी भी समय आप पढ़ सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार आप कहीं भी पढ़ सकते हैं इसको। आप ये जो फ़ोन के अंदर होता है, और फ़ोन जो है आप जहाँ भी चाहें वहाँ ले जा सकते हैं, आपको अलग से अखबार ले जाने की आवश्यकता नहीं होती, और आपका जब मन करे तब आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ई पेपर जो है आजकल काफ़ी प्रचलन में है, और ई पेपर जो है वो उसमें आगे का भविष्य भी देखा जा रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया। ये आपका हिंदी का प्रश्न पत्र था, और हिंदी जो है आप आसानी से लिख लेते हैं, बस आपको पूरा पेपर करके आना होता है। आप छोड़ के कुछ भी ना आए, कोई भी सवाल जो है, प्रश्न जो है वो ना छोड़ें। ठीक है, आप कुछ ना कुछ तो बनाकर लिख ही देंगे, और इसलिए क्योंकि ये हिंदी का पेपर है। ठीक है, चलिए काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, तो हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं।